ओके जी, तो रिएक्ट जिसका बेसिक इंतजार था, बहुत तंग किया है। ओके, रिएक्ट क्या है? React is a JavaScript library for building user interfaces. React is used to build single-page applications. React allows us to create reusable UI components. सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि आपकी जितनी भी वेबसाइट है वो सिर्फ एक पेज हो। जिस तरह हमारा index.html होता है वो एक पेज ही होता है, लेकिन रिएक्ट में जो हमारी एप्लीकेशंस बनती है एक्चुअल में ये भी एक पेज ही होती है, लेकिन सिर्फ व्यूज चेंज होते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। किधर? अच्छा, यूजर इंटरफेस, जो आपको यूजर का इंटरफेस नजर आ रहा है, जो चीज़ आपको नजर आ रही है। रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। अब तक आप लोगों ने जब मल्टीपल पेजेस वेबसाइट्स बनाई है, इवन कि जब आप शुरू में भी HTML की आप लोगों ने फाइनल असाइनमेंट बनाई थी, उसमें कोई 5 से 7 पेजेस थे। आपने देखा होगा हर किसी में आपने हेडर का कोड लिखा था, फुटर का कोड लिखा हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है, रिएक्ट में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडर बनाते हैं, एक ही फुटर बनाते हैं, और आप उसको पूरी एप्लीकेशन में यूज कर रहे होते हैं, मीन्स के रीयूज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस जो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, यूजर एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, एक यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है, उसने कोई चीज़ परचेज करनी है, आपकी वेबसाइट बहुत ही प्यारी बनी हुई है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए आया है कि उसने कोई चीज़ परचेज करनी है, उसका ही बटन नहीं नज़र आ रहा कि उसने ऑर्डर कहाँ से देना है, तो ये यूज़र का एक्सपीरियंस बैड हो जाता है। मीन्स के किस बटन को कहाँ पे यूज़ करना, किस जगह पे दिखाना, तो ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस होता है। मीन्स के एक आपकी वेबसाइट कोई प्रोडक्ट ही है, कह लें कि जो आपने सेल करनी है, आपने होम पेज जैसे लैंडिंग पेज आया, उसमें एक बटन दिखा दिया कि ऑर्डर नाउ, नीचे थोड़ा सा आ गया, उसके फीचर्स वगैरह नज़र आ गए, उसी के साथ एक और बार आ गया बटन ऑर्डर नाउ, या फिर कुछ मजीद नीचे चीज़ें आ गई, उसमें भी दोबारा आ गया ऑर्डर नाउ, कि जहाँ जहाँ पे वो जा रहा है, जो जो चीज़ें पा रहे हैं, साथ साथ ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा हो, तो ये यूज़र का एक्सपीरियंस होता है। Create React app to learn the test to learn and React test React. You should set up React environment on your computer. अब आप लोग को अपने कंप्यूटर में React का environment सेटअप करना पड़ेगा। तो इसका environment सेटअप करना easy है। This tutorial uses the Create React app. Create React app जो है ये एक लाइब्रेरी है। जिस तरह आप लोगों ने सर्च इंस्टॉल किया था, उसी तरह ये भी इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन सर्च आप लोगों ने इंस्टॉल जो किया था npm की मदद से, ठीक है, npm की मदद से क्या हुआ, अब उसका जो था वर्जन 0.23.1 था आई थिंक, नहीं सर्च का आपका cmd सर्च डैश भी 0.23.1, ठीक है ये है। अब इसका भी लेटेस्ट वर्जन भी आ जाए, उसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm में ये होता है कि एक बार चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, ओपन योर टर्मिनल। अच्छा, क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नोट जैसा आप लोगों के सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, नहीं है तो कर लीजिएगा। ओपन योर टर्मिनल इन द डायरेक्टरी you would like to create your application. Run this command to create a React application named my React app. ये आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा। अब इसमें देखें npm की बजाय क्या लिखा हुआ आ रहा है, npx है। npx create react app। इस कमांड की मदद से क्या होगा, सबसे पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल होगा। वो इंस्टॉल होने के बाद फौरन ही आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी जो आपने नाम दिया। क्रिएट रिएक्ट ऐप विल सेटअप एवरीथिंग यू नीड टू रन अ रिएक्ट एप्लीकेशन। नोट इफ यू हैव प्रीवियसली इंस्टॉल्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली, जिस तरह आप लोगों ने सर्च इंस्टॉल किया था npm i-g सर्च, उसी तरह पहले हम ये इंस्टॉल करते थे, लेकिन उसके बाद ये हमारे पास npx का तरीका आ गया। It is recommended that you uninstall the package to ensure npx always uses the latest version of create react app. To uninstall, run this command npm uninstall -g create react app. इस कमांड की मदद से आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं ग्लोबली, ठीक है। इंस्टॉल से इंस्टॉल हो जाता है, अनइंस्टॉल से अनइंस्टॉल। अच्छा, ये जब कमांड आप लोगों ने चला दी, उसके बाद इसको चलाने का तरीका और आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें किस तरह मैनेज होती है, हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे।
तो जावा खत्म हो गई, अब आपके पास रिएक्ट है। CMD, पहले हम क्या करते थे, एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते थे। इस कमांड की मदद से ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। npx create डेस्कटॉप पे नहीं, जिस फोल्डर में आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं उस जगह पे जाके CMD रन करें। जब भी आप लोग कोई न्यू वेबसाइट पे काम करेंगे, मीन्स कि आपने गूगल बना लिया है, ठीक है, गूगल के बाद आप फेसबुक बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं, ठीक है, npx create react app, और यहाँ पर अब आपकी वेबसाइट का नेम, जी क्या रखें वेबसाइट का नेम? फर्स्ट है, उसके अलावा पैराडॉक्स, इसका क्या मतलब है? इसके पीछे एक लंबी स्टोरी। अच्छा, लफ्ज मुनासिब भी है। ओके जी, npx create react app paradox। अब पैराडॉक्स जो है ये आपके एक वेबसाइट का नेम, ठीक है, जिस तरह paradox.com, paradox.net, इस तरह इसको एंटर करें। पैराडॉक्स का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर रिएक्ट का जितना भी इन्वायरमेंट होता है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आपको नेट चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट से ही डाउनलोड हो रही होंगी। ओके जी, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स विद CRA टेम्पलेट्स। CRA स्टैंड्स फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट की मदद से ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, ये तीनों लाइब्रेरीज हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आपके पास रिएक्ट की जो वेबसाइट है reactjs.org, ये रिएक्ट अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, और इस टाइम इसका वर्जन जो चल रहा है वो है 18.2.0। अब आप लोग कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें तो आप लोगों को उसका वर्जन लाजमी याद रहना चाहिए। याद रहने से मुराद के उसका पता हो कि ये कौन सा वर्जन है, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग सर्च करते हैं रिएक्ट 18 और 17 में कुछ फ़र्क था, रिएक्ट 16 और 18 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आप लोगों को कोई एरर आ रहा है और आप लोग सोल्यूशन उसका ढूंढना चाहते हैं गूगल की मदद से, तो उसका साथ में वर्जन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कोड मुख्तलिफ है, ठीक है। जिस तरह आप लोग CSS और SCSS में कोड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो CSS का कोड थोड़ा सा चेंज है, SCSS का थोड़ा चेंज है। तो अगर आप लोगों ने सोल्यूशन देखना है तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग किसका देखना चाह रहे हैं। तो इस टाइम रिएक्ट का जो है वो 18.2.0, तो इसकी मदद से आपका 18.2.0 ही इंस्टॉल्ड होगा। ओके जी, एडिट 1397 पैकेजेस इन 2 मिनट, इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी। अच्छा जी, गिट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसीज यूजिंग npm। ओके जी, रिमूविंग टेम्पलेट पैकेज यूजिंग npm, मीन्स के जो CRA टेम्पलेट था उसकी मदद से अब कुछ टेम्पलेट भी रिमूव हो रहे हैं जी। और सक्सेस हो गया, क्रिएटेड पैराडॉक्स, इनसाइड दैट डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स। npm स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, npm रन बिल्ड से क्या होगा, आपका एक प्रोडक्शन फोल्डर, बिल्ड फोल्डर जनरेट होगा। npm टेस्ट की मदद से टेस्ट रन होगा, npm रन इजेक्ट की मदद से remove this tool and copies build dependencies। अच्छा जी, we suggest that you begin by typing cd paradox। अभी हम देखें रिएक्ट केस में है, अभी हम इस जगह पर मौजूद हैं। आपका ये प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो गया पैराडॉक्स, इस पे नेविगेट करने के लिए आप cd पैराडॉक्स लिखेंगे, ठीक है।
तो अभी देखें आप लोग रिएक्ट में पैराडॉक्स पे गए तो अब आपके पास ये पैराडॉक्स आ गया, ठीक है। अब आप लोग npm स्टार्ट करें तो इससे क्या होगा, आपकी ये रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। लोकल होस्ट 3000 पे ये आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। ओके, जब तक वो लोडिंग हो रही है, अच्छा जी आपके पास ये वाला व्यू आएगा, एडिट सोर्स app.js एंड सेव टू रीलोड, ये आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में क्या है, आपके पास इसमें जाएं, आपके पास ये मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स आ रहे होते हैं। पहले सिर्फ index.html था, अब क्या होगा, आपका जितना भी काम होगा वो .js की फाइल्स में हो रहा होगा, क्योंकि ये JS की लाइब्रेरी है। इसको शो मोर ऑप्शंस ओपन विद कोड करें, जी नजर आ रहा है क्लियर, आप जो पीछे बैठे हुए हैं। ओके जी, सोर्स के फोल्डर में index.js, ठीक है जी, ये index.js, इसमें इंपोर्ट क्या हो रहा है, रिएक्ट कहाँ से हो रहा है, रिएक्ट से। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट, इंपोर्ट index.css और इंपोर्ट करो ऐप, कहाँ से करो, ऐप, ये देखें ऐप ये यहाँ पर ही मौजूद है। इंपोर्ट रिपोर्ट वेब वाइटल्स फ्रॉम रिपोर्ट वेब वाइटल्स, कॉन्स्ट रूट, अब बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। कॉन्स्ट रूट एक वेरिएबल बन रहा है, किस नेम से, रूट के नेम से, और उस रूट के आगे क्या हो रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, एक रूट को क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, मीन्स कि ये रूट कहीं से गेट हो रहा है, ठीक है, और वो स्टोर किस में हो रहा है, रूट में। अब रूट डॉट रेंडर करो, इस चीज को रेंडर करो, रेंडर क्या करो, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में और उसके अंदर ऐप, ठीक है। ये जो चीजें हैं अब आपकी, ये कंपोनेंट कहलाती हैं। रेंडर मीन के रेंडर हो जाओ, नजर आना, जिस तरह आप लोग के वो, आप लोग का तो नहीं शायद, वो दूसरे का था। रेंडर का मतलब चीजों को रेंडर करवाना, नजर शो करवाना, दिखाना। ओके जी, अब ये डेफिनेटली डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहा है बाय आईडी रूट, ये कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा। अच्छा, आपका ब्राउजर जिस चीज को दिखा रहा होता है, मेन जो फाइल होती है कौन सी होती है, index.html, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी html को ही कर रहा होगा। तो आपके पास सोर्स में app.css, ये सारी css है, app.js ये वाली फाइल आपकी रेंडर हो रही है, ठीक है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, इंपोर्ट करो लोगो, कहाँ से करो, लोगो डॉट एसवीजी, ये लोगो डॉट एसवीजी ये है आपका, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स बन रही होती है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और इंपोर्ट करो app.css, यही app.css ये वाली आपकी डॉट ऐप, एक क्लास बनी हुई है और टेक्स्ट लाइन क्या किया गया है, सेंटर, इसकी मदद से आपका ये सब कुछ सेंटर में आ रहा है। और ये देखिए div क्लास नेम इक्वल टू ऐप, हमने शायद जेएस में पढ़ा था कि रिएक्ट में जब हम जाएंगे तो क्लास की जगह हम क्लास नेम यूज करेंगे, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है और हम इसमें जेएस के फाइल में ही काम कर रहे हैं, तो ये क्लास को फिर कंसिडर नहीं करता क्लास नेम। अच्छा जी, इसमें अगर आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, लाइक h1 वी आर लर्निंग रिएक्ट, सेव करें तो ये देखें वी आर लर्निंग रिएक्ट आ गया। ऐप हेडर सेव करें तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा ये देखें, ये अब आपकी फाइल जो है ये रीलोड नहीं हो रही है, ये फाइल आपकी रीलोड नहीं होगी।
आप लोग कुछ भी चेंज करते हैं, वी आर लर्निंग रिएक्ट JSX करते हैं, सेव करें तो ये रिफ्रेश किए बगैर ही आपको न्यू डाटा दिखा देता है। इसका मतलब कि रिएक्ट में होता क्या है, आप जिस फाइल के जिस पोर्शन को या जिस कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ मॉडिफाइड होती है, चेंज होती है। उसके अलावा आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो रीलोड नहीं होती है। इवन कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर भी नेविगेट हो जाएं तो तब भी आपकी वेबसाइट जो है वो रीलोड नहीं होगी। एंकर टैग इसमें लगाते नहीं है, इसमें एंकर टैग की जगह कुछ और अब आएगा आपका। ओके जी, app.js हो गया, ये टेस्ट के लिए index.css, ये फाइल जो है आपकी यहाँ पर इंपोर्ट हो रही थी, ठीक है। और index.js आपकी JS की जो मेन फाइल है वो index.js, उसके अलावा एक यहाँ पे देखें आपके पास पब्लिक का फोल्डर, इस पब्लिक में देखें आपके पास index.html आ गई। अब ये index.html आपको इजीली समझ लगेगी कि क्या हो रहा है। डॉक टाइप HTML, हाँ जी, ये क्या करता है कि HTML5 है, ठीक है। HTML आपका रूट एलिमेंट आ गया, इसमें ये आपका हेड आ गया और इसमें ये आपके पास बॉडी। इसमें देखिए दो एलिमेंट्स बस। नो स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट क्या करता है, जिस ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इनेबल ना हो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आपकी वेबसाइट चलेगी। अगर जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है तो ये आपको उसमें मैसेज दिखा देगा, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, अदरवाइज आपका ये वाला कोड चलेगा। अब इसमें देखें आईडी क्या मिली हुई है, रूट, ये इस एलिमेंट को गेट कर रहा है, इस एलिमेंट को गेट कर रहा है और इसके अंदर इस जगह पर आपकी पूरी वेब एप्लीकेशन को रेंडर करवा रहा है, ठीक है, आईडी रूट के अंदर। तो ये याद रखिएगा, पहले हम क्या करते थे, हेडर मेन फुटर हम इस तरह ले रहे होते थे, ऐसे ही है, बॉडी के डायरेक्ट, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी इस रूट के अंदर चली जाएंगी, क्योंकि आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो इस रूट एलिमेंट के अंदर रेंडर हो रही है। यहाँ पे देखें, रूट को गेट किया जा रहा है और इसके अंदर रेंडर किसको किया जा रहा है, ऐप को। और इस ऐप में आप लोग जो कुछ लिख रहे हैं वो इस फाइल की मदद से यहाँ पर आया, इंपोर्ट किया, इस इंपोर्ट को आपने रेंडर करवा दिया यहाँ पर, और ये रेंडर किस में हो रहा है, रूट में। और रूट क्या है, ये वाला एलिमेंट है, और ये एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। तो ये इसका फ्लो बनता है जी। कोई सवाल है तो पूछ ले जी, क्लियर है। आपने अपनी एप्लीकेशन का नेम चेंज करना है तो आपके पास टाइटल एलिमेंट, और टाइटल में आपका क्या आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे वही आएगा जो क्रिएट रिएक्ट है, वो बस आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम बनता है। और वो जगह चीज़ आपको इस पैकेट और जेसन में नज़र आ रही होगी कि आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या है। इस पैकेज और जेसन में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन का वर्जन, जिस तरह हम मोबाइल एप्लीकेशन का वर्जन चेंज कर रहे होते हैं जब भी कोई न्यू फीचर है, उसी तरह इसमें भी आपका ये चेंज हो रहा होता है। और यहाँ पर आपके पास सारी लाइब्रेरीज आ रही होती हैं जो जो इंस्टॉल की हैं। रिएक्ट का कौन सा वर्जन, 18.2.0, रिएक्ट डॉम का भी वही, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और वेब वाइटल्स, ठीक है। ये npm स्टार्ट जो हो रहा है वो इस लाइब्रेरी की मदद से हो रहा है, ठीक है जी। पावर का ये आपका बता रहा होता है कि मेरा ख्याल इस टाइम लेटेस्ट शायद ये है, के साथ नहीं है यार, हाँ जी, रिएक्ट स्क्रिप्ट के साथ नहीं आ रहा। 5.0.1 रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, है तो ये भी लेटेस्ट ही, पर मुझे कभी इतना डेप्थ में गई नहीं, पर इसको देख लेंगे, इसको देखेंगे ये क्यों आ रहा है। अच्छा जी, और आपके पास
ये app.js आपकी, और ये आपके पास अब देखें यहाँ पे ये पैराडॉक्स आ गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हम करते क्या है, इंपोर्ट लोगो हो गया, हमें लोगो नहीं चाहिए, लोगो खत्म करते हैं। ठीक है, लोगो खत्म कर दिया, तो ये लोगो जो देखें यहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एरर देगा आपको कि लोगो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको भी अब आप खत्म करते हैं, तो ये आपकी एप्लीकेशन चलने लग जाएगी, पर लोगो खत्म हो गया। फंक्शन एक बन रहा है, फंक्शन का नेम क्या है, ऐप। अगर आप इसको अपर केस से बनाते हैं तो ये आपका कंपोनेंट बनता है। ठीक है, कंपोनेंट का नेम क्या हो गया, ऐप। रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करना है, जो भी आप लोग ये चीज़ लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक एलिमेंट को रिटर्न कर रहे होते हैं, मीन्स के पेरेंट एक बनना चाहिए। अभी देखें, इसका डिव पेरेंट है, उसके अंदर ही सारा कोड आ रहा है। अगर आप इसको बाहर एक और डिव ले लें तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, अगर आप इसको इस डिव के अंदर ले जाएं तो ये काम कर जाएगा। तो मीन्स के पेरेंट एलिमेंट आपका एक ही होना चाहिए। तो आप इन सबको ख़त्म कर दें, अगर आप रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये तब भी एरर देगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट आपने लाजमी रिटर्न करना है। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स लाइक डिव और डिव दो इस तरह करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बजाय कोई और एलिमेंट लेने, क्योंकि डिव जो है वो सेक्शन को डिवाइड कर रहा होता है, डिवीजन कर रहा होता है, इसकी बजाय आप सिर्फ फ्रैगमेंट ले लें। मीन्स कि कोई एलिमेंट का नेम ना लिखें, सिर्फ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, और वो क्लोज भी ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएगा, इसके अंदर आप लें। तो आपका पेरेंट क्या ये बन गया, इसको फ्रैगमेंट कहा जाता है। फ्रैगमेंट। ठीक है, तो आपने रिटर्न करना, आप सिर्फ इसको भी इस तरह कर सकते हैं। सेव करें, तो ये देखिए ये आपका ब्लैंक हो गया। और index.css हमें नहीं चाहिए, लोगो भी नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर दें। index.css भी नहीं चाहिए, आप इसको भी डिलीट कर दें। तो अब आपके पास दोबारा एरर आ जाएगा कि आपने फाइल को डिलीट कर दिया है, लेकिन index.css कहीं पे इंपोर्ट हो रहा था। ठीक है, तो वो इंपोर्ट जहाँ पे भी हो रहा है, इस जगह पे जाके आप उसको ख़त्म कर दें, तो ये आपके पास एरर ख़त्म हो गया। ये आपको बता रहा है एरर इन index.js, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। हाँ जी, ये आपको बता रहा है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, और वो सामने फिर आपको बता रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर कांट रिजॉल्व index.css। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि index.css फाइल आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल के अंदर। तो आप वहाँ पे जाके देखें, यहाँ पर हो रहा है, आप इसको खत्म कर दें। और app.css में भी जितना कोड लिखा हुआ है तो सबको खत्म कर दें। तो आपके पास ब्लैंक अब रिएक्ट की एप्लीकेशन आ गई। अब आप लोग अपनी वेबसाइट का कोड इसमें लिख सकते हैं। तो app.js, इसके अंदर एक डिव ले लें, डिव के अंदर h1 वी आर लर्निंग रिएक्ट JS X, सेव करें, तो ये आपका यहाँ से आ रहा। आप इसमें मजीद कुछ चेंज करना चाहते हैं, लॉरेन, सेव करें, तो ये देखिए पेज रिफ्रेश किए बगैर ही आपका न्यू डाटा आ रहा है। ये जो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है index.html ही है। आपने कोड अब JS की फाइल्स में लिखना है, लेकिन रेंडर जो हो रहा है वो आपका index.html ही हो रहा है। ठीक है जी, एज इट इज़ ही, लेकिन कुछ चेंजेस हैं, जिस तरह वो क्लास की जगह क्लास नेम हो गया, और आप लोग डायरेक्ट ही यहाँ पर मैथमेटिकली ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दो
जमा 2 करें तो क्या बनेगा? 4 4 बनेगा ना, लेकिन ये भी एज अ स्ट्रिंग ही काम करेगा। 3 ले लें और 2 + 2, ये अब आपका 2 + 2 एज इट इज ही नजर आ जाएगा आपको। लेकिन आप चाहते हैं कि ये मैथमेटिकली वर्क करे, तो आप क्या करें, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले आए, अब ये आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, मीन्स के वेरिएबल्स को यूज करना है आपने, नंबर्स वगैरह मैथमेटिकली जो भी करना है वो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेकर आ जाया करेंगे। साथ साथ टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है ना, yes वो इफ एल्स कंडीशन वाला, yes तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आप इफ एल्स कंडीशन नहीं यूज कर सकते हैं, आप टर्नरी ऑपरेटर यूज किया करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हम मजीद पढ़ते हैं रिएक्ट इंट्रो। React introduction. What is React? React, sometimes referred to as a front-end JavaScript framework, is a JavaScript library created by Facebook. ये React जो ये Facebook ने बनाई है। React is a tool for building UI components. UI stands for user interface. How does React work? React creates a virtual DOM in memory. DOM stands for Document Object Model. Instead of manipulating the browser's DOM directly, React creates a virtual DOM in memory where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM. React only changes what needs to be changed, जिसके हमने जिसको चेंज किया सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को चेंज करेगा, बजाय इसके कि पूरी पेज को refresh करें। React finds out what changes have been made and changes only what needs to be changed. You will learn the various aspects of how React does this in the rest of this tutorial. React JS की हिस्ट्री, करंट वर्जन जो है इसमें ये 18.0.0 बता रहा है, पर इस टाइम जो अब 18.2.0 हो चुका है। ठीक है, 18.2.0। इनिशियल रिलीज जो हुआ था जुलाई 2013 में, और फेसबुक ने खुद जो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था वो 2011 में किया था, फेसबुक का न्यूज फीड जो फीचर होता है उसमें। उसके बाद इसने पब्लिकली 2013 में इसको लॉन्च कर दिया। फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन बॉब क्रिएटेड इट। करंट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप v5.0.1 अप्रैल 2022। Create React app includes build tools such as Webpack, Babel, and ESLint. Webpack, Babel, and ESLint. Webpack क्या होता है, Babel क्या होता है, ESLint क्या होता है? ESLint क्या करता है, जहाँ पे भी एरर आ रहा हो, आपकी पूरी ऐप को रीड कर रहा होता है, और जहाँ पे भी वार्निंग्स या एरर आ रहे हो उसको गेट करता है और आपको बता देता है। लाइक आप यहाँ पर इस तरह लिखें तो ये आपको बता देगा। ये जो है ESLint की मदद से हो रहा है। ठीक है, ये एरर जो आ रही है ESLint की मदद से हो रहे हैं। मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड एक्सपेक्टेड कोरस्पॉन्डिंग JSX क्लोजिंग टैग फॉर H1। तो ये चीज़ आपको सिंपल HTML में नहीं होती थी, ऐसे ही है, वो आप करेंगे तो ये काम कर जाएगा, लेकिन JS में ये आपको एरर देगा। अब ये काम कर जाएगा। आप जी लाइक यहाँ पर इसको आप इसके अंदर ले लें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इसने क्या समझना है कि एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल बना हुआ नहीं है, इसने आपको ये देखें ESLint की मदद से एरर दे रहा है कि IPsum इज नॉट डिफाइंड। और बेबल क्या होता है, वेबपैक क्या होता है, ये खुद पढ़िएगा जाके, कल मैं ये पूछूंगा आप लोग से। रिएक्ट गेट स्टार्टेड टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड Node.js। अच्छा, रिएक्ट आप सिंपल डायरेक्टली HTML में भी कर सकते हैं, जिस तरह लाइब्रेरीज आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते आए हैं, उसी तरह आप इसको भी लिंक करके अपनी HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्ट में, पर बेहतर है कि इन्वायरमेंट सेटअप किया जाए। रिएक्ट ES6 ECMAScript 6, ये जो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। ES6 stands for ECMAScript 6. ECMAScript was created to standardize JavaScript, and ES6 is the 6th version of ECMAScript. It was published in
2015 and is also known as ECMAScript 2015. Why should I learn ES6? React uses ES6 and you should be familiar with some of new features like classes. हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि रिएक्ट में जो है आप लोगों की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। एरो फंक्शंस आप लोगों को आते हैं। वेरिएबल्स लेट कॉन्स्ट वार में क्या फ़र्क है ये भी आप लोगों को आता है। एरे मेथड्स लाइक मैप, फिल्टर, फाइंड, ये सब कुछ आप लोगों को आता है अगर प्रैक्टिस की हो तो। डीस्ट्रक्चरिंग ये भी हमने कर लिया था। मॉड्यूल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना वो आप लोग रिएक्ट में ही आगे मजीद कर लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर हमने कर लिया है। स्प्रेड ऑपरेटर भी हमने कर लिया, वो डॉट डॉट लगा के जो हम ऑब्जेक्ट्स में या एरे में स्प्रेड कर रहे थे। तो बहरहाल मजीद इसको देखते हैं। पहले ये कंस्ट्रक्टर आता था, तो रिएक्ट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, तो वो नहीं अब होते, फंक्शन बेस्ड होते हैं। रिएक्ट ES6 एरो फंक्शंस, हेलो इक्वल टू फंक्शन, रिटर्न क्या कर दो, हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल फंक्शन है और ये आपका एरो फंक्शन हो गया। एरो फंक्शंस रिटर्न वैल्यू बाय डिफॉल्ट है। अगर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना चाहते हैं और क्योंकि ये सिंपल एक लाइन का ही कोड है, तो आप लोग इसको कर्ली ब्रेसेस एंड रिटर्न कीवर्ड के अलावा डायरेक्टली लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। हेलो वैल्यू, हेलो प्लस वैल्यू मीन्स के पैरामीटर जो भी आएगा, लेट्स सपोज जैन वर्ड आ जाता है तो हेलो जैन हो जाएगा। अब अगर आपके पास सिंगल एक ही पैरामीटर है तो आप ये पैरेंथेसिस भी खत्म कर सकते हैं। पैरेंथेसिस भी खत्म हो गई, इक्वल ग्रेटर देन हेलो प्लस वैल्यू। तो बहरहाल ये प्रैक्टिस करेंगे, ये वक्त के साथ साथ आप लोग की हो जाएंगी चीज़ें। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये 6 वेरिएबल्स var, let और const। ओके, the variables var, let, const, array methods, map method बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें। डीस्ट्रक्चरिंग करना ये भी आप लोगों को आता है। स्प्रेड ऑपरेटर, मॉड्यूल्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप लोग किसी भी फाइल को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ना। लेट्स सपोज दो ममालिक के दरमियान ट्रेडिंग हो रही है, एक बंदे ने किसी चीज़ को भेजना ही नहीं है तो वो रिसीव कैसे कर सकता है? वो एक्सपोर्ट करेगा तो आप लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली आप लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते होंगे। उसके अलावा टर्नरी ऑपरेटर्स, बाकी मॉड्यूल्स में थोड़ा सा है, ये हम वक्त के साथ साथ ही मतलब आप लोग पढ़ लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर इफ़ और एल्स, तो ये बेसिकली आप लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। रिएक्ट रेंडर HTML, React's goal is in many ways to render HTML in a web page. React DOM डॉट रेंडर की मदद से आपका ये फंक्शन चल रहा होता है। इसके फर्स्ट में आपके पास आपने रिटर्न किसको करवाना है और करवाना कहाँ पर है वो आप यहाँ पे बता रहे होते हैं। पर अब जो है वो चेंज हो चुका है। पहले रिएक्ट डॉम, अच्छा जी ये मेथड चेंज हो चुका है। पहले इस तरह होता था रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, अब रूट डॉट रेंडर। Okay, note that the element ID does not have to be called root, but this is the standard convention. अगर आप लोग यहाँ पर root की जगह root 1 कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अब नज़र नहीं आएगी, रेंडर नहीं होगी और इवन, अच्छा ये तो आईपीज़म का आ रहा है, ये देखें, क्योंकि उसको रूट 1 एलिमेंट कोई मिला नहीं और वो रेंडर नहीं करवा सकता है जी। वो एरर तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा ना इस जगह पे कि वो रूट 1 एलिमेंट, ये देखें कंटेनर इज़ नॉट अ डॉम एलिमेंट। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का आपको एरर यहाँ पर ही नज़र आता है। तो अगर आप रूट करेंगे तो ये आपके पास ये नज़र आ जाएगा। इसमें भी अब सेम वही चीज़ है, आप लोगों ने
हेडर, मेन, और ये आपके पास फुटर आ जाता है। हेडर के अंदर नैव एलिमेंट के अंदर एंकर टैग आता था, अब एंकर टैग नहीं आएगा। उसके लिए मजीद हम दूसरी लाइब्रेरी यूज करेंगे, जब करेंगे तो तब देखेंगे उसको। मेन h1 वी आर लर्निंग रिएक्ट फुटर में नोड कंटेनर के अंदर, रो के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर आपके पास पी एलिमेंट, और पी के अंदर एंड कॉपी कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम के लिए बूटस्ट्रैप। जी नहीं किया ना अभी तक, वैसे भी बना दिया। ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो ये देखें कॉपीराइट 2022 वी आर लर्निंग रिएक्ट। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों ने उसको लिंक करना है तो लिंक करने के लिए आप सबसे पहले SCSS किया आप लोगों ने? आपने नहीं किया अभी तक? SCSS कर लें, क्योंकि बड़ी जो वेबसाइट्स है वो SCSS के साथ ही बनती हैं। तो SCSS के ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं, उसको देख लें। आपने क्या करना है, app.scss में कन्वर्ट कर दें इसको, एंटर करें। अब आपको इसका दोबारा एरर आ जाएगा, क्योंकि app.js में आप CSS को कर रहे हैं, इसको SCSS करेंगे तो ये आपका SCSS। लेकिन ये देखें कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सैस, इसको सैस नहीं मिल रहा है। तो सैस क्या है? सैस एक लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर पहले हम क्या करते थे, वॉच सैस की मदद से उसको CSS में कन्वर्ट करते थे। अब हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल एक लाइब्रेरी ही इंस्टॉल कर लें। करके आपने कहाँ से खोला? कंट्रोल, हाँ जी यहाँ से भी हो जाता है, न्यू टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका बैक टिक वाला साइन, और इसे हम टर्नरी ऑपरेटर करते हैं। npm i सैस करते हैं, तो इससे क्या होगा, सैस इंस्टॉल हो जाएगा लाइब्रेरी। और उसके अलावा हमने जब टू डू ऐप बनाई थी, हमने बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल किया था, ठीक है। इसी तरह अब आप इसमें भी npm i बूटस्ट्रैप करते हैं, तो ये आपकी बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके जी, अब आप इसको दोबारा से npm स्टार्ट करें, तो ये जो है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो जाएगी, और अब इसका एरर भी नहीं आएगा कि सैस मॉड्यूल नहीं इसको मिला। सर यहाँ से गो लाइव नहीं कर सकते? इसमें अब गो लाइव नहीं ना होगा। गो लाइव तो आप HTML की फाइल को करते थे ना। आप जब ये इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना आज, index.html को वैसे रन करके देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। ये देखिए आपके पास ये एप्लीकेशन चल गई। अब अगर हम SCSS में करें लाइक बॉडी बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो ये आपका एक्वा हो गया, ठीक है। अगर अब आपके पास, अच्छा जब हमने टू डू ऐप बनाई थी उसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना था, याद है? बूटस्ट्रैप जब हमने इंस्टॉल किया था, इस नोड मॉड्यूल में आपकी सारी लाइब्रेरीज आ रही होंगी, ये देखें ऑलरेडी, जो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर रही हैं। तो इसमें ही हमारे पास एक बूटस्ट्रैप भी आ रही होगी, चलिए ये बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए इस सोर्स के अंदर आप लोग एक और फोल्डर बना लें SCSS के नाम से, ठीक है। सोर्स के अंदर बनाना है सब कुछ। अब आप लोगों ने SCSS और SCSS में एक फाइल क्रिएट कर लें, अंडरस्कोर bootstrap.scss।
यहाँ पर आप लोग उसको इंपोर्ट करवा लें, ऐड इंपोर्ट नोड मॉड्यूल्स, बूटस्ट्रैप, SCSS और ये आपके पास बूटस्ट्रैप डॉट SCSS। अभी देखें, सबसे पहले 2 डॉट्स की मदद से हम बैक गए, फिर 2 डॉट्स की मदद से उससे बैक गए और नोड मॉड्यूल में चले गए। अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ख़त्म करके आप ये वाला साइन लगा दें, शिफ्ट प्रेस करके वही बैक टिक वाला की, तो इससे वो डायरेक्ट इस फाइल को ही लिंक कर जाएगा। f.scss इस जगह पर अब आप लोग ऐड इंपोर्ट SCSS में बूटस्ट्रैप डॉट, अब डॉट SCSS ना भी लिखें तो ये ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा। सेव करें तो ये देखिएगा कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स। अच्छा, हमने यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना, तो ये देखिएगा ये टॉप पे चला जाएगा, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। SCSS कंपाइल हो रहा होता है और ये पूरी बूट से आपको कंपाइल कर रहा है फर्स्ट टाइम CSS में। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये आपके पास स्क्रॉल बार आ गया। स्क्रॉल बार क्यों आया आपके पास app.js में, इसके स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और ये आपका सेंटर में भी आ गया। आपके पास कंटेनर क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर md0 footer क्लास नेम py-5 pg dark, बल्कि py-5 की बजाय आप इसको 4 करें या 3 करें, और टेक्स्ट वाइट, बॉडी का कलर कर दें py2, तो ये आपका कुछ ये चीज़ बन गई। और नैव पर अगर आप लोगों ने लगाना है बूटस्ट्रैप डॉग्स नैव बार, कोड कॉपी करें। अच्छा जी, अब ये देखिए ये HTML का कोड है सारा। ठीक है, हमने शायद शुरू में पढ़ा भी था, ये आपको एरर दे रहा होगा, इसका भी एरर है, इसका भी एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा। हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने इसके एलिमेंट्स को सेल्फ क्लोज किया करना है लाजमी, नहीं तो एरर देगा। तो सेल्फ क्लोज आप लोग इसको करते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। और इनपुट जो है इसका भी खत्म हो गया। सेव करें तो आपके पास नैवबार आ गया, कंटेनर फ्लूट है, कंटेनर और pg बॉडी, ये क्या आ गया? पहले ये तो नहीं आता था। pg डार्क नैवबार डार्क, ये आ गया आपके पास। अच्छा, ये भी 5.3 हो गया, तो इन्होंने कुछ मज़ीद चेंज कर दिया। ये क्लास नहीं पहले हमारे पास आती थी, मतलब देखना पड़ेगा ये क्लास करती क्या है। ये आ रहा है, दिस एग्जांपल यूजेस बैकग्राउंड pg बॉडी एंड स्पेसिंग यूटिलिटी क्लासेस। तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? अच्छा जी, इन्होंने मज़ीद आपको कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। बीजी बॉडी में ये कलर आ रहा है, बीजी डार्क एंड ब्लैक सेम है। हाँ जी, क्लियर है इतना?
Yes, sir. कोई सवाल हो किसी का? यहाँ पे तो क्लास में नहीं लिखा, जी क्लास ही लिखा हुआ है। हाँ जी, लेकिन आप लोग इसको चेंज करें। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको वार्निंग में दे रहा होगा, ये देखें, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम? अगर हम इसको यहाँ से यस कर दें फिर कोड में यस क्लास में यहाँ से कुछ भी नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है, सबको क्लास नेम में कन्वर्ट करना है। तो क्लास नेम में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल साइन तक इसको सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल F प्रेस करें, वो फाइंड में आ जाएगा और आप लोग क्लास नेम इक्वल कर दें कैमल केस में, सेव करें तो वो क्लास नेम में कन्वर्ट हो गया। सेव करें, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें तो एरर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो कर लेंगे इतना। नो कौन कह रहे हैं? चला जी, वक्त के साथ साथ ही है, जिस तरह शुरू में आप लोगों को पहले दिन HTML नहीं आती थी, अब HTML बाई हाथ का खेल है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पहले अलर्ट नहीं आता था, अब अलर्ट आपका ज़बानी आता है। ठीक है जी, नमाज का टाइम। अच्छा जी, हाँ चलें, ये हो गया आपका।